हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम मेयर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्ताज क्लासेस में। और जैसा कि हम यहाँ पे अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ रहे थे, उसकी थ्योरी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में एक तो थ्योरी का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है और मैं कुछ दिनों से बिज़ी भी था, लाइक है ना, अपना जो रहता है उसमें भी बिज़ी था मैं, है ना। और थोड़ा ये था कि मैं आजकल कुछ किसी और प्रोजेक्ट पे भी, मतलब लाइक आपके रिगार्डिंग ही बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, लाइक है ना। काफ़ी किताबों को सर्च करना पड़ता है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ता है, करना पड़ता है। तो होप सो कि जल्दी हम लॉन्च करेंगे, लाइक, और बहुत ही कम कॉस्ट में लॉन्च करेंगे बीपीएससी कि जैसे कि आपको पता है वैकेंसी अब जल्दी आएगी और मतलब कि मार्च में ही हो सकता है आपका जो है, जो TRE 3 की जो वैकेंसी है वो फुलफिल हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हम कुछ मॉक्स पेपर को, मॉक्स टेस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। और ये काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ऑल ऑफ अ सडन प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना। तो ये इसकी कॉस्ट वगैरह तो काफ़ी कम रहेगी, लाइक, है ना। और स्टार्टिंग का कि 1 से 2 जो मॉक टेस्ट होंगे वो हम कराएंगे आपके अपने टेलीग्राम पे, लाइक टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे मटेरियल। आपको वो सॉल्व करना है, सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, है ना। लाइक फॉर बीपीएससी वालों के लिए क्या रहेगा, बीपीएससी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पेपरों को ही, के लिए 2 सब्जेक्टों के लिए कंडक्ट होगा, अकाउंट्स के लिए और दूसरा बीएसटी के लिए, ठीक है। वहीं बिहार एस्टेट के लिए हम एक पेपर अलग से करें, तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर होगा। इसमें आपके होंगे 80, सॉरी, इसमें आपके होंगे, एक मिनट, कहाँ चला गया, इसमें आपके होंगे 80 क्वेश्चंस, है ना। और इसमें होंगे आपके बिहार स्टेट में कितने होते हैं आपके, 150 का आता है ना, तो इसमें आपके होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, लगभग 100 या जो भी होता है इसमें, है ना। ठीक है, तो हम ये प्रिपेयर करेंगे और और ये आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मे बी शायद विद इन दिस वीक ये आपका काम हो जाएगा और हमको आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे भी जिसकी डिमांड होगी फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें ले लेगा, ठीक है। कोई किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई चीज़ें उस हिसाब की नहीं है। चलिए, अब थोड़ा कॉस्ट को देख लें, क्योंकि कॉस्ट आपका बिहार स्टेट में एक अच्छा खासा पार्ट कवर करता है, ठीक है। तो हमने अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने अलग अलग एंगल से देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, मैनेजियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। तो हमने लास्ट वीडियो में आपका कहाँ तक कवर कर लिया था, हमने कवर कर लिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक। और मैंने ये बताया था आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम 3 नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं और नोशनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। कहीं पे ये तीनों में से कोई भी शब्द दिखे तो उसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होता है, ठीक है। चलें, अगला देखते हैं आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट को ऐसी कॉस्ट जो आपके पॉकेट से बाहर जा चुकी है, लाइक कि जिसके लिए आप एक्सपेंस बियर कर चुके हो, जिसमें कैश आपका क्या होगा, कैश का आउटफ्लो हो गया है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। जो ऐसा टोटल कॉस्ट का ऐसा पोर्शन है, ऐसा पार्ट है जिसमें क्या है, आप कैश को क्या करेंगे, कैश का आउटफ्लो जिसमें होगा, ठीक है। एक कास्ट हमने ऐसी भी पढ़ी थी जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, जिसमें कोई आपको कैश आउटफ्लो नहीं करना पड़ता है, कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ी थी ऐसी कॉस्ट। तो आप मेरे को अब बताएंगे ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसमें कोई भी कैश आउटले नहीं होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको पिछली क्लासेस में, आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसमें कैश आउटले क्या होता है, कैश आउटले
नहीं होता है ना। ओके, ऑप्शन दूं या ऐसे ही लिख दूं? चलो क्वेश्चन तो लिख ही दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, एक मिनट लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना, और जो भी सही आंसर देगा उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हम उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे आने वाले टाइम में। लाइक याद रहेगा मुझे, ठीक है, जो भी अगर सही आंसर देता है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इन्वॉल्व, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट डज नॉट, होगा ना यहाँ पे, हम यहाँ पे नहीं की पूछ रहे, डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, ठीक है। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसमें कोई भी कैश आउटले आपका नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो हो सकता है चीज़ें और इजी हो जाएं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट बॉक्स को हम पढ़ रहे हैं, तो आपको आउट ऑफ पॉकेट बॉक्स का मतलब ये है कि एक टोटल कॉस्ट का एक ऐसा पोर्शन जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं कैश का आउटफ्लो इन्वॉल्व है, ठीक है। दिस कॉस्ट कंसेप्ट इज ए शॉर्ट रन कंसेप्ट, ठीक है। ये चीज़ों को आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ मैं बोल दूँ चीज़ें, है ना, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर दिया करूँ या अलग से लिखा करूँ कोई भी पॉइंट को, तो वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्वेश्चन हमेशा उन्हीं पॉइंटों से उठ के आते हैं, जो चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस करती हैं यहाँ, ठीक है। हमें यहाँ पे की टर्म्स कीवर्ड्स पकड़ के चलने हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आप एग्जाम में, मेन एग्जाम में आप उन्हीं कीवर्ड से और की टर्म से आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ऐसी ये कॉस्ट कंसेप्ट कैसा कंसेप्ट है, शॉर्ट रन कंसेप्ट है। शॉर्ट रन इन द सेंस छोटे काल का, है ना, लॉन्ग रन का नहीं है, शॉर्ट रन कंसेप्ट है। एंड is used in decision relating to fixation of selling price in recession और make और buy एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वाली जो कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इसका हम क्या में किस तरीके की डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, जब भी हमको सेलिंग प्राइस फिक्स करना होता है रिसेशन पीरियड के दौरान, ठीक है। तो उस टाइम पे या फिर मेक और बाय डिसीजन के दौरान हमको जब भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को एक बार क्या करते हैं, एक बार उसको देखते हैं, है ना। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आपकी किस इस तरीके के डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्पफुल रहती है। तो ये एक आपके क्या बन गए, अब यहाँ पे फिर से ये आपके कीवर्ड्स बन गए और की पॉइंट्स बन गए, ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या उठ के आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट यूज इन डिसीजंस रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इन रिसेशन और मेक और बाय डिसीजंस मेकिंग, ठीक है। इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, इस तरीके की कॉस्ट को हम कहेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कैन बी, सॉरी, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कैन बी avoided or saved if a particular proposal under consideration is not accepted। इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। लाइक अवॉइड करना मतलब कॉस्ट को ना इनकर्ड करना, ठीक है। तो अगर जब हम कॉस्ट को इनकर्ड ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब दूसरी तरफ यही है कि कॉस्ट सेव हो रही है, ठीक है। इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, यदि हम किसी पर्टिकुलर प्रपोजल पे को हम अगर एक्सेप्ट ना करें तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को पढ़ेंगे, है ना, बट उनका जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे ना, तो अब जैसे कि एक आपके बोली कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का यहाँ पे क्या बोली, ये एक तो कॉस्ट है जो सेलिंग प्राइस फिक्स करने में मदद करता है ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड के टाइम पे, है ना, ठीक है। इस तरीके की कॉस्ट, और हम दूसरे डिसीजन मेकिंग क्या, मेक और बाय डिसीजन में हेल्प करती है। मेक और बाय डिसीजन इन द सेंस ऐसा डिसीजन है, लाइक कि इस तरीके के जो हमें एग्जांपल है, मैंने एक बार पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें जो कॉस्ट
जो भी आप इनकर्ड करोगे तो उसमें इस तरीके के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे मेक और बाय वाले। क्या रहेगा एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में ऐसा रहेगा कि लाइक आप क्या है, आपकी कोई फैक्ट्री है ना, आप कुछ प्रोडक्शन करते हो, है ना, नॉर्मल तौर पे आप नॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल के हिसाब से आप 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। इस बार आपको क्या है, आपको 10,200 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 10,600 करने हैं या 11,000 प्रोड्यूस करने हैं। तो क्या ये जो वो है, चाहे जो प्रोजेक्ट है, ये वाइबल है या नहीं है? द प्रोजेक्ट इज वाइबल और नॉट। कहने का मतलब क्या हमको 10,000 यूनिट्स के अलावा और ऊपर से प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना चाहिए या नहीं इंक्रीज करना चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में देखने को मिलेगी, मेक और बाय वाली। ठीक है, तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं ये सभी चीज़ें करा दूंगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं चीज़ों को लेके, बस वो 1 या 2 दिनों में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मैंने क्या बताया था, इस तरीके का जो, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी, ये आपको, ठीक। और मैंने जो पुरानी वीडियोस देखी हैं वो हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उस वीडियो को देखते रहिए। मैंने मतलब लाइक सारे के सारे मैंने यहीं इसी चैनल के माध्यम से, है ना, आपके पूरे के पूरे जितने भी आप तक के हरियाणा हरियाणा सीईटी हरियाणा सीईटी कॉमर्स में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं बनते हैं, लाइक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी आए हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे करा रखे हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी डाल रखी है पूरी की पूरी। आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देखिए जाके, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो करा रखे हैं मैंने। ठीक है, आपके ईओक्यू आपका काय में आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है आपका, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने। ठीक है, कंसाइनमेंट के करा रखे हैं उसमें के क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे हमने करा रखे हैं। तो यदि आप वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका इंक्लूड है, बिहार एस्टेट में भी इंक्लूड है, बीपीएससी में भी इंक्लूड है और DSSB में भी इंक्लूड है। तो आपको देखनी चाहिए उन वीडियोस को। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? भाई ऐसी कॉस्ट जो हम इनकर्ड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी वेजेस हो जाएंगी आपकी। ठीक है, वेजेस ऑफ वर्कर्स हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। जब आप वेजेस पे करोगे वर्कर्स की तो उसमें क्या आपका कैश आउटफ्लो नहीं होगा? होगा। ठीक है, दूसरा है आपका, हम कह सकते हैं कि आपने मटेरियल को परचेज किया तो क्या इसमें कैश आउटफ्लो नहीं होगा? होगा। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, रेंट पे किया, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल क्या है कि आपके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके की कॉस्ट क्या ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है? हाँ, ये डिसीजन मेकिंग में इस तरीके की कॉस्ट हेल्पफुल रहती है। ठीक है, चलें अगला कॉस्ट करें। अगली कॉस्ट है आपकी शट डाउन कॉस्ट। जैसे अच्छा, यहाँ पे जो टर्म्स है ना, जो नाम है, नाम से बहुत हद तक चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फोकस उसके टर्म्स पे भी करना है। एक तो डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उन पे फोकस करना है, और जो भी उसका नाम है उस नाम के हिसाब से आपको उस पर फोकस करना है। अब शट डाउन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? शट डाउन का मतलब क्या होता है? शट डाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब बंद हो जाती है उसको हम बोलते हैं शट डाउन। यहाँ पे जब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट का रिलेशन किससे होता है? फैक्ट्री शट डाउन, बिजनेस शट डाउन। तो इस तरीके की कोई यूनिट होगी जहाँ पे हम कुछ बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गए, वो यूनिट शट डाउन हो गई होगी, तो उस तरीके की कोई कॉस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। Those costs which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down। कहने का मतलब ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड होती रहती है ना, ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड होती रहती है भले ही प्लांट आपका शट डाउन क्यों ना हो जाए। कहने का मतलब है अगर आपका प्लांट टेम्पररी शट डाउन है किसी कारण से टेम्पररी शट डाउन कैसे हो सकता है प्लांट? ठीक है, जैसे कोई राइड्स हो रहे हैं, है ना,
दंगे हो रहे हैं तब आपकी क्या होगी, मान लो किसी किसी शहर में दंगे हो गए, दंगे भड़क गए, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे प्रोडक्शन वगैरह या ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, है ना, गवर्नमेंट के आदेश से चीज़ें बंद हो जाती हैं, राइट्स हो गए, ठीक है। और आपकी राइट्स हो सकती हैं, ठीक है, और जैसे हड़ताल हो सकती हैं, जैसे पता चला आपके वर्कर हड़ताल पे बैठ गए, है ना, अपनी कुछ मांगों के लिए यूनियन ट्रेड यूनियंस के थ्रू हड़तालों पे बैठ गए, ठीक है। तो इस तरीके के केस में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो टेम्पररी बंद होता है, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपको फैक्ट्रीज एक्ट और इन सब चीज़ों में देखने को मिलते हैं, है ना। वो हमारा बीपीएससी बीएसबी मतलब बिहार स्टेट का पार्ट नहीं है ना, उससे कभी क्वेश्चन आए तो हम उसमें खामखा उसमें जाएंगे नहीं, बट ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो ऐसे एक्टों में यूज होते हैं, वो आपका दिल्ली DSSSB के लिए रेलिवेंट हो सकता है, तो उस टॉपिक को हम अलग से देखेंगे, यहाँ पे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि शटडाउन कॉस्ट क्या होती है। भाई कि आपका प्लांट क्या हो गया, टेम्पररी शटडाउन हो, टेम्पररी बंद पड़ा है, टेम्पररी फैक्ट्री बंद पड़ी, तो भाई टेम्पररी जो फैक्ट्री बंद पड़ी, तो उसके अलावा क्या, अगर यदि आपकी टेम्पररी फैक्ट्री बंद पड़ी है, सपोज करिए, है ना, और आपका काम बंद है कुछ टाइम से, है ना, तो क्या अगर आपकी फैक्ट्री वो फैक्ट्री रेंट पे है, तो क्या आपको रेंट नहीं पे करनी पड़ेंगे, बताइए, रेंट पे करनी पड़ेंगे, ठीक है। वो कॉस्ट आपको इनकर्ड करनी पड़ेगी, क्या आपको रेट, है ना, रेट्स या रेट्स इन द सेंस टैक्सेस वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। सरकार को मतलब नहीं है, आप भले ही सरकार के डिसीजन की वजह से ही मान लो आपकी फैक्ट्री बंद हुई हो, पर सरकार को मतलब नहीं है ना, उनको तो टैक्स चाहिए, भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो टैक्स चाहिए, ठीक है कि नहीं, भाई एक्साइज डिपार्टमेंट को एक्साइज ड्यूटी चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएक्सी चाहिए, तो ये सब चीज़ें, है ना, कस्टम डिपार्टमेंट को कस्टम ड्यूटी चाहिए, तो ये चीज़ें क्या है, ये आप भले ही आपकी टेम्पररी आपका प्लांट बंद हो, फैक्ट्री बंद हो, है ना, उससे आपको क्या है, आपकी जो कॉस्ट है वो फिर भी इनकर्ड होगी। डेप्रीशिएशन, आपने मान लो मशीन आप चला नहीं रहे हो, है ना, चला नहीं रहे हो तो क्या आपको मशीन पे डेप्रीशिएशन काउंट नहीं होगा, होगा, ठीक है। ड्यू टू द, कैसे काउंट होगा, ड्यू टू द एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, है ना। तो दीज कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विद द क्लोजर ऑफ द प्लांट, तो ये ऐसी कॉस्ट है जो क्या है, जो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट मतलब इन कॉस्टों को हम हटा नहीं सकते, है ना। और जी आपका भले ही प्लांट बंद रहे तो अभी इन कॉस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, इन कॉस्टों को आपको झेलना ही पड़ेगा, तो दीज कॉस्ट आर कॉल्ड एज शट डाउन कॉस्ट, ओके। बहुत शालीनता से बहुत इत्मीनान से समझाता हूँ मैं, जल्दी हड़बड़ी में चलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा देर की बन जाएगी, है ना, बट चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी सबसे बड़ी बात होती है थ्योरी की, कि थ्योरी को कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए, है ना, पूरा प्रॉपर टाइमिंग देनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बोरिंग होती है और आप जल्दी जल्दी भागोगे तो और बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। In other words, all fixed costs which cannot be avoided during the temporary closure of a plant will be shown as shutdown cost. तो यहाँ से हमको फिर एक कीवर्ड मिले हैं, कीवर्ड्स को याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ऑल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी इधर से क्वेश्चन बन सकता है ना, क्वेश्चन बन सकता है, और आपका डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि शट डाउन कॉस्ट का क्या नेचर होता है, नीचे लिख देंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट या कुछ और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इस तरीके के आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, शट डाउन कॉस्ट किस नेचर की होती है, ये फिक्स्ड नेचर की होती है, भले ही टेम्पररी आपके प्लांट्स बंद हो जाए, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए टेम्पररी, ठीक है, भले ही वो किसी भी कारणवश से बंद हो, ठीक है ना, यदि टेम्पररी बंद होती है तो उसके बाद भी जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, चाहे वो डेप्रीशिएशन में हो रही है, रेंट में हो रही है, टैक्सेस में हो रही है, ठीक है, उस तरीके की कॉस्ट को हम फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट बोलेंगे और शटडाउन कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको याद रखना है। जो चीज़ बोल दिया करूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलें अगला देखते हैं, शंक कॉस्ट। शंक कॉस्ट का मतलब क्या है, शंक कॉस्ट का मतलब डूबी हुई कॉस्ट,
डूबी हुई कॉस्ट होगी। संक का मतलब क्या था? सिंक सैंक संक, पढ़ा नहीं है ग्रामर में? ग्रामर में पढ़ा होगा बफ की फॉर्म। संक का मतलब क्या? संक का मतलब क्या? संक का मतलब होता है डूबना एक तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर्ड हो गई होगी, ठीक है। तो देखें, चलो देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज संक कॉस्ट। तो सीधी सीधी जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी पास्ट में इनकर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक कीवर्ड्स और मिला। यहाँ पे क्या कीवर्ड मिला? कि जो संक कॉस्ट होती है वो उसका नेचर कैसा होता है? वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे ही दिमाग में ये शब्द आ जाए, ऐसे ही कहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए? दिमाग आपका कहाँ जाना चाहिए? डायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पे पहुंच जाना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो नेचर था उस पर पहुंच जाना चाहिए। पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? क्या पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? आपने आपने कन्वेंशन, कंसेप्ट और प्रिंसिपल पढ़े थे, तो उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है? हिस्टोरिकल नेचर की होती है। हिस्टोरिकल नेचर की कॉस्ट होती है। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? याद नहीं आ रहा हो तो इस चीज़ से मतलब कनेक्ट करके नहीं चलोगे जब तक चीज़ों को, जब तक नहीं बनेगी। हिस्टोरिकल नेचर के का मतलब क्या होता था? हिस्टोरिकल नेचर का वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे कि जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक होंगे, मतलब बुक होंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में। वो काय पे बुक होते थे? बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट पे बुक होते थे। बुक वैल्यू पे इन द सेंस कि एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर्ड करी है उस पर ही तो बुक होते थे। याद करो, है ना? नहीं याद आ रहा तो ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही नेचर है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि ऑलरेडी जो कॉस्ट आपने इनकर्ड कर दी है। लिमिटेशन में पढ़ते थे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिकल इन नेचर। तो क्या मतलब था उसका? कि हम इसको पास्ट की जो कॉस्ट इनकर्ड कर दी हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट पास्ट में इनकर्ड करती हैं, है ना, सालों पहले, हम उसी पे अब इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज पे, है ना। इसमें हम इन्फ्लेशन का रेट को एडजस्ट करके नहीं दिखा रहे हैं। ये सब लिमिटेशन पढ़ी है नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, और ये सब चीज़ें भी नहीं आती हैं आपको, तो मैं सोचता हूँ कि आपको फिर और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो संक कॉस्ट कैसी है? हिस्टोरिकल है नेचर की, ठीक है। इनकर्ड हो गई पास्ट में, आई एम नोन एज संक कॉस्ट। चलिए, दे प्ले दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करेंट पीरियड, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बन के आ गई यहाँ से ही। भाई स्टेटमेंट के फॉर्म में ही क्वेश्चन बना देगा और फंसा देगा अगर एग्जामिनर तगड़ा निकला तो, ठीक। कहाँ क्या निकल के आ गया कि इस तरीके की कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल ही नहीं है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? डूब गया सो डूब गया। संक मतलब डूबना, डूबना जो डूब गया सो डूब गया। उसका करंट पीरियड में डिसीजन मेकिंग जो करनी है उससे कोई आपको मतलब ही नहीं। और मतलब वो भी क्यों, जो कॉस्ट ऑलरेडी आप इनकर्ड कर चुके हो, है ना, उससे आपका क्या मतलब, ठीक है। इन इन द केस सॉरी इन द केस ऑफ इन द इन द केस ऑफ डिसीजन रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, ठीक है। आपको क्या है? आपको डिसीजन मेकिंग करनी है किस तरीके की कि आपको मशीन को रिप्लेस करना ही करना है ना। तो क्या करूँ? द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन इज अ संक कॉस्ट। जो रिटन डाउन वैल्यू है एग्जिस्टिंग मशीन की रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है? रिटन डाउन वैल्यू मेरे को समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो भाई एक जो एसेट है, मान लो कोई मशीन है, उस पर कहीं ना कहीं सालों साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू बची होगी, क्या वो इम्पोर्टेंट है इस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए कि आपको नई मशीन लेनी है, आपको मशीन को रिप्लेस जब करना ही करना है, तो भाई अब जो पुरानी मशीन है उसकी भले ही कितनी भी रिटन डाउन वैल्यू बची हो, है ना, तो वो आपकी क्या है? वो आपके लिए बेकार है। तो उस तरीके की कॉस्ट आपकी क्या हो सकती है? संक कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग में आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, समझ में आया? अगला देखते हैं। ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब जो एक्चुअल में जो फिगर है ना, जो चीज एब्सोल्यूट कहते हैं ना, जो जो एक तरीके से कह सकते हैं जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक मतलब जिसमें कोई अब चेंज ही नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या है एब्सोल्यूट।
कॉस्ट का मतलब एब्सोल्यूट को भी पढ़ना। दीज कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटलिटी। व्हेन कॉस्ट आर प्रेजेंटेड in the a statement form, various cost component may be shown in absolute amount or as a percentage of total cost or as per unit cost or altogether. Here the cost depicted in absolute amount may be called as absolute cost and are base cost on which further analysis and decision are made। ठीक है, कहने का मतलब ये है। एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपकी कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लाइक प्रोडक्ट की, प्रोसेस की या यूनिट की कॉस्ट है, ठीक। आप उसको क्या करते हैं, आप या तो उसको टोटल में दिखाएंगे, टोटल कॉस्ट है ना, ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर आप उसको अलग अलग कॉस्ट के कंपोनेंट में दिखाएंगे, ठीक है। बट दिखाएंगे आप उसको क्या, एक एक्चुअल फिगर में। एक्चुअल फिगर में मतलब क्या, कि आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है जिस भी कंपोनेंट में, आप उसको एज अ एक्चुअल फिगर में दिखाएंगे, ठीक है, एक एब्सोल्यूट अमाउंट में, है ना। तो उस तरीके की कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, उस तरीके की कॉस्ट को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। अब जो यहाँ पे जो बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि देखो, एक चैप्टर आएगा आपका आगे जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम कॉस्ट शीट, ठीक है, कॉस्ट शीट या यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं। तो उसमें आप हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करके, एक वो बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं कॉस्ट का, या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे, या कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख लो, है ना। तो होता क्या है आपका, वहाँ पे एक चीज़ होती है, आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है कॉस्ट का, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है, लाइक, है ना, इस तरीके का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम कॉस्ट को चार्ज करते हैं, लाइक जैसे हम कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो जो रॉ मटेरियल चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट का डायरेक्ट पार्ट है? हाँ है। जैसे मैंने ऑलरेडी जब डायरेक्ट मटेरियल आपको समझाया था, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता था, डायरेक्ट मटेरियल वो होता था जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, है ना, ठीक है। तो सपोज करिए हम, अब क्या करेंगे हम, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, भाई जब मटेरियल आ गया तो उसके ऊपर कोई ना कोई लेबर भी लगी होगी जो उस मटेरियल को कन्वर्ट कर रही होगी फिनिश गुड्स में। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, ठीक है। तीसरा, कुछ एक्सपेंस भी बियर किए होंगे आपने डायरेक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक या अपनी यूनिट तक लाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की कॉस्ट क्या हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जो भी हम कॉस्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, अब यहाँ पे क्या है जी, ये आपके कॉस्ट कंपोनेंट, दीज आर कॉल्ड एज कॉस्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट कॉस्ट को दर्शाते हैं, है ना। ये एक एब्सोल्यूट अमाउंट है कि डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट एक एब्सोल्यूट होगा, ये नहीं होगा कि उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना। क्या ऐसा नहीं होगा कि इतने से इतने परसेंट है, ये कुछ एक अपने आप में एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसिव की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, है ना, ठीक है, जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा यहाँ पे। और प्राइम कॉस्ट के बाद जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्क कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये भी अपने आप में एक कंपोनेंट है कॉस्ट का। वहाँ पे जो बताना चाह रहा है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाले चैप्टर हम आगे करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके पास में आ चुके हैं, है ना, तो इस वजह से हम इन सब चैप्टरों को भी करेंगे। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड भी क्या है यहाँ पे, ये भी आपका एक कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है ना, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे एक चीज और बोल रहा था कि ये कहीं ना कहीं बेस है। अब यहाँ पे क्या है, बेस, फैक्ट्री ओवरहेड को जब भी हम चार्ज करेंगे, कहीं ना कहीं प्राइम कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करेंगे, है ना। है, फैक्ट्री और ओवरहेड से क्या होगा, इसका भी कोई ना कोई एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट इस पे भी निर्भर करता है कि जो क्या है, ये कहीं ना कहीं जो बेस की तरह भी क्या कह रहा है ना,
ये बेस की तरह भी काम कर कॉस्ट डिपिक्टिंग एब्सोल्यूट अमाउंट मे बी कॉल्ड एब्सोल्यूट एंड आर बेस कॉस्ट ऑन विच फर्दर एनालिसिस एंड डिसीजन आर मेड। ठीक है, और इनको क्या है, ये बेस कॉस्ट की तरीके से भी ये क्या कह सकते हैं, हम इसको बेस कॉस्ट की तरीके से भी दर्शा सकते हैं। लाइक हमने एग्जांपल में क्या दिया, जैसे प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो भी हम एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे, कहाँ गया, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो भी हम चार्ज करेंगे होंगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट में, बट उसके लिए जो बेस बनेगा वो बनेगा आपका प्राइम कॉस्ट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, और इसका क्या होगा, एक एब्सोल्यूट अमाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन इससे बनने की कोई आशंका है नहीं, मतलब कोई चांसेस है नहीं, आएगा तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, वरना इसमें से क्वेश्चन बनने का कोई सवाल नहीं। ठीक है, चले अगला, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। अब डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो शब्दों पे जाना चाहिए इंसान को। डिस्क्रिशन या डिस्क्रिशनरी, इसका क्या मतलब है, इस शब्द का, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब है लाइक कि आपको क्या है, डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, कहते हैं ना एट द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजर, है ना, कहीं कहीं पे आपको जब भी आप मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हो तो है ना, तो बोल कहीं कहीं पे इस तरीके की लाइन लिखी रहती है, दीज कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजर। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं ये मैनेजर की विल पे डिपेंड करती है, मैनेजर की सूझबूझ पे डिपेंड करती है, मैनेजर की रैशनैलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, सच कॉस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर cause and effect cause and effect relationship, such costs are not tied to a clear cause and effect relationship, ठीक है, between input and output. These usually arise from periodic decision regarding the maximum outlay to be incurred. Example include advertising, public relation, executive training, etc. ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ऐसी कॉस्ट जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसी कॉस्ट है जो कहीं ना कहीं जो क्लियर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं करेगी। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो गया, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जैसा हो गया कि लाइक कि कहीं ना कहीं कोई वजह हो और उसकी वजह से कोई ना कोई कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हो। ठीक है, हमको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है ना, तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपको सेल्स बढ़ानी है ना, सॉरी आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर बढ़ानी पड़ेगी, मशीन बढ़ानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो दीज कॉस्ट आर हैविंग कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट ऐसा जहाँ पे कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियरली नहीं हो। ठीक है, तो वैसी कॉस्ट क्या होंगी, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होंगी। ठीक है, दीज आर यूजली अराइज फ्रॉम पीरियडिक डिसीजन। ये क्या होता है, इनके जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पीरियडिकली डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है रिगार्डिंग द मैक्सिमम आउटले टू बी इनकर्ड। भाई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा कर सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, इस तरीके की कॉस्ट को इनकर्ड करने के लिए हमको एक तरीके से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले से बजट डिसाइड करना पड़ेगा, बजट एलोकेट करना पड़ेगा कि साहब इस साल के लिए हमारे एडवर्टीजमेंट के खर्चे होंगे 1 करोड़, इस साल के लिए पीआर में हम जो खर्च करेंगे 50 लाख, इस साल के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन द सेंस जो आपके जो एम्प्लॉयज होंगे उनको जो ट्रेनिंग देनी है उसका खर्चा होगा इतना 50 लाख। तो जी हमने क्या किया, कहीं ना कहीं हमने एक बजट एलोकेट कर दिया है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम आउटले हम कितना स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉस्ट होंगी ये पीरियोडिक डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड होंगी। लाइक हम जो कॉस्ट को यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम किसी प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसी भी इस हिसाब से नहीं करेंगे कि हमको, ठीक है, हमको शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा हो रहा है, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म्स। ठीक, एक तरीके से क्या होगी, ये लॉन्ग टर्म की एडवर्टीजमेंट का हमको पूरे पीरियड का कितना बजट रखना है, पब्लिक रिलेशनशिप्स का कितना रखना है। ठीक है, तो इस तरीके की कॉस्ट को हम कहेंगे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ठीक है,
और इस तरीके की कॉस्ट हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जिस तरीके की कॉस्ट को भी हम अवॉइड कर सकते हैं एट द विल ऑफ, दिस कॉस्ट आर डिपेंड एट द विल ऑफ मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग पर कहीं ना कहीं ये डिपेंड रहती है, और इस तरीके की कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थ्रू आवर थ्रू अ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं। हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़ा था, अब याद करो दिमाग में क्या था उसका मतलब। ठीक है, अगली है आपकी पीरियड कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच आर नॉट असाइंड टू द प्रोडक्ट। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे असाइन नहीं होंगी। प्रोडक्ट पे असाइन होने वाली कॉस्ट कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होती हैं? जो डायरेक्ट असाइन कर देते हैं ना प्रोडक्ट पे। पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था आपको? कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, एग्जाम्पल देखे थे। पुरानी वीडियोज़ अगर नहीं देख रहे हो तो देखते रहो, सब इंटरलिंक है यहाँ पे ये चीज़ें। दीज कॉस्ट आर ऐसी चीज़ें जो हम प्रोडक्ट पे डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, बट आर चार्ज एज एक्सपेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस की तरह चार्ज करते हैं किस पीरियड में, मतलब रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो कॉस्ट होती है उसकी तरह हम चार्ज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था? मैचिंग कंसेप्ट कहता था कि कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो खर्चे हैं, वो आपके उस पीरियड के रेवेन्यू से मैच होने चाहिए। ये बोल रहा था ना मैचिंग कंसेप्ट, है ना? तो उसी से इंटरलिंक कर लो अब इसको, पीरियड कॉस्ट को भी। कह रहा है ये किसी प्रोडक्ट के पे हम इसको असाइन नहीं कर सकते, बल्कि ये कैसे चार्ज किए जाएंगे? एक्सपेंस की तरीके से चार्ज किए जाएंगे पीरियड के हिसाब से, रेवेन्यू के अगेंस्ट में। ठीक है, इन विच दे आर इनकर्ड। All non-manufacturing costs such as general and administrative expense, selling and distribution expense are recognized as period cost। यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, अब हमको यहाँ पे अंडरलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको मिल गए की टर्म्स, मिल गए कुछ स्पेशल चीज़ें मिल गई, जहाँ से एग्जामिनर को दिखेगा तो वो यहाँ से उठा कर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकता है। तो हमें उन चीज़ों को क्या करना है, पकड़ना है। तो भाई जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सारी की सारी, ठीक है, चाहे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे जो कैसे होंगे आपके, वो होंगे आपके कि ऑफिस एक्सपेंस हो गए, ऑफिस ओवरहेड हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गए। ठीक है, तो उस तरीके के खर्चे हम काय में डालेंगे? पीरियड कॉस्ट में हम डाल सकते हैं। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियड कॉस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इधर क्या होगा, आपको एक दूसरी कॉस्ट के नाम पे आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होने लग जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इन चीज़ों को बार बार देखते रहें। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, या फिर आपको कोई ना कोई आपको ट्रिक बना के चलेंगे, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज अगर बनते हैं ना, तो उसमें आपको देखो पता तो सबको होता है, नॉर्मल तौर पे हर एक को पता है कि किस क्या कौन सी चीज़ क्या है। बट जब हम एक्चुअल में, जब आप एग्जाम करते हैं ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे जब स्टेटमेंट के फॉर्म में जब क्वेश्चन आते हैं, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट वन और टू आर करेक्ट, है ना, इस तरीके से आपको दे देगा, या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो उस तरीके की चीज़ों में फिर इंसान क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इंजीनियर्ड कॉस्ट देखते हैं, दीज आर कॉस्ट दैट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ दे दी है ना साहब, जब इसमें जो डायरेक्ट लाइन आ रही है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कैसे रिलेट करती है, वो कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू रिलेट करती है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट क्या है? इनपुट क्या है आपका? इनपुट आपका रॉ मटेरियल है। आउटपुट क्या है आपका? फिनिश्ड गुड्स है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट रिलेशन दिखाए, कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाए, ठीक है, उस कॉस्ट को हम इंजीनियर्ड कॉस्ट बोलेंगे। तो हमने एक ऊपर भी पढ़ा था फिर, जिसमें क्या था, जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, है ना? तो
यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहाँ पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डी फॉर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, और तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का अपोजिट क्या है, ई, है ना। आपके याद रखने के लिए मैं यहाँ पे ये सब चीजें कर रहा हूँ, लाइक डी फॉर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ठीक है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो डी का अपोजिट क्या होगा, ई फॉर इंजीनियर्ड कॉस्ट, इंजीनियर कॉस्ट में आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशन बन जाएगा। और वैसे भी नाम से जो इंजीनियर है, तो इंजीनियर का मतलब क्या होगा, एक तरीके से साइंस, तो साइंस में तो ये चीज होती है भाई, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंस का तो ये नेचर ही है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। द रिलेशनशिप यूजुअली पर्सनली ऑब्जर्वेबल, अब ऐसा रिलेशन आप पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। दिस रिलेशन इज लाइक जस्ट लाइक सब्जेक्टिव, है ना, है ना। आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को आपको पर्सनली ऑब्जर्व हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुका हूँ ये तो पहले, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, कार, कंप्यूटर, क्या कहा हमने, मैंने कहा था ना, इनपुट क्या है आपके लिए, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, और आउटपुट क्या है, आप जो फिनिश गुड बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप कार बना रहे हो, तो कार के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कार के लिए आपको चाहिए होंगे इनपुट्स, आपको चाहिए होगा स्टील, चाहिए होगी एल्यूमिनियम, चाहिए होगा आयरन, चाहिए होगा जो भी चाहिए होंगे, सीट चाहिए होगी, ग्लास चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, तो दीज आर कॉल्ड इनपुट्स, और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनना है, कार, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, अगला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर आल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। चलिए एक और चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, क्वेश्चन 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 बन सकता है, यहाँ से क्या बनेगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसमें भी क्या हुआ, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि ऐसी कॉस्ट जो काय में हेल्प करती है आपकी, याद करो चीज़ों को। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है, जिसमें कैश आउटले होना ही होना है, कैश आउटफ्लो होना ही होना है, ठीक है। चलिए, एंड रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, इसमें क्या है, हम क्या है, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में भी क्या होता था, आपको कैश देना ही देना, सैलरी, वेजेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंटरेस्ट एंड लोन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या थी, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ओके। चलें अगला, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या हो जाएगा, जे भी अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता इमीडिएट कैश पेमेंट, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसी कॉस्टों को हम क्या करते, यहाँ पे कीवर्ड फिर से मिल गया हमें, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, ओके, आल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। आगे के वीडियोस के लिए हम जो करने वाले हैं, देखो मैं बता देता हूँ, मैं शेड्यूल आपको पहले से ही बता देता हूँ। अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। शायद से कल मैं वीडियो डाल दूंगा इसका। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, एक वीडियो आएगी आपकी कॉस्ट यूनिट की, या फिर है ना कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट शीट बोल सकते हैं, उस पर बनेगी, ठीक है। उसके बाद कम से कम 2 से 3 वीडियो आपकी होंगी मटेरियल कॉस्टिंग की, ठीक है। आपकी 2 से 3 वीडियो ओवरहेड की भी बन जाएंगी साहब, क्योंकि ओवरहेड से आपके आते हैं क्वेश्चन, क्या करूं मैं, जब आ रहे हैं तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी मतलब काफ़ी वीडियो बनेंगी अभी, बट मैं जल्दी से जल्दी वो वाले पार्ट को पहले कवर कर रहा हूँ जो आपका बीपीएससी और बिहार एस्टेट में रेलेवेंट है, ठीक है। तो वो पार्ट मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ना, क्वेश्चन पेपर हम देखते रहते हैं, चीज़ें देखती रहती हैं। चलिए आपके लिए मॉक्स बना रहे हैं, हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी कराएंगे 1 से 2, फिर आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और अगर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें यार, कर दिया करो शेयर यार, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।